नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्रशांत राव। हमें निष्पक्ष निर्भीक सेवारत। आज उत्तर प्रदेश की उस पत्रकारिता की महान हस्ती से आपको रूबरू कराएंगे जिनकी पत्रकारिता का एक एक शब्द कभी राजनीतिक हलचल मचा देता था, जिनके एक एक शब्द पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलने लगती थी। आज भी वह हुनर उनके साथ है। इसके साथ ही वह आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। आज वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हम जैसे तमाम युवाओं को इस भटकते हुए संसार में वो राह दिखाने का काम करते हैं। फिर चाहे पढ़ाई का विषय हो या इसके साथ ही उनके उज्जवल भविष्य को बनाने को लेकर उनके द्वारा जो आज बातें कही जाती हैं उससे स्टूडेंट या आमजन लाभान्वित हो रहे हैं। उनके व्यंग्य के भी शब्द बड़े गहरे होते हैं और इसके साथ हंसी में कहे गए शब्द भी लोगों के लिए सोचने लायक होते हैं। उनके शब्द शब्द प्रेरणादायी हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता की महान शख्सियत और इसके साथ देश और विदेश में अपनी पत्रकारिता की धाक जमाने वाले वरिष्ठ पत्रकार, मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे परम श्रद्धेय और हम जैसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत नमन कांत सिन्हा जी हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत जी, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने बुलाया। हम सब लोग साथी एक दूसरे से सीखते हैं, तो आज भी सीखने का दौर जारी है और आप हमसे सीखते हैं तो थोड़ा मैं आपसे सीखता हूँ। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, हमेशा ही हम जैसे युवाओं के मार्गदर्शक रहे हैं और आपके सानिध्य में हम जैसे तमाम पत्रकार आपकी प्राइमरी से बाहर निकले हैं। निश्चित तौर पर बदलती हुई पत्रकारिता का दौर है और साथ ही साथ आज अगर देखा जाए नमनकांत सिन्हा जी एक अच्छे और बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर बनकर जहां काम कर रहे हैं, इसके साथ ही अगर वर्तमान में सियासत की बात की जाए, हंसी हंसी में लिखे हुए शब्द कहीं ना कहीं प्रभावी हैं। सर, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सियासत पे बात करते हैं। वर्तमान में एनडीए और इंडिया का गठबंधन हुआ है और 2024 का उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है, जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने का दम भर रही है। तो वहीं इंडिया के गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी, अपना दल कमेरावादी और इसके साथ यहां पर आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोक दल जयंत चौधरी एकजुट हुए। किस परिदृश्य में आप देखते हैं और राजनीतिक हलचल किस प्रकार रहेगी? देखिए प्रशांत जी, महत्वपूर्ण ये है कि जो एनडीए था उसके खिलाफ एक गठबंधन खड़ा हुआ। दो दो शहरों में इनिशियल बातचीत हुई और बेंगलोर में उसने एक रूप लिया है। इंडिया के रूप में उन्होंने अपने गठबंधन का नाम रखा है इंडिया। तो जाहिर सी बात है, जो दो लोकसभा चुनाव जिस तरह से मोदी के नेतृत्व में जीता गया, तो कहीं ना कहीं सबको लगा कि नहीं, जो टोटल परसेंटेज है वोट का वो अगर बीजेपी का देखा जाए तो 50% से कम है। तो अगर सभी जो विपक्ष है वो इकट्ठा होता है तो वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा और जो इंडिया है जो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेगा वो फिर से खड़ा हो जाएगा। और ये जो बीजेपी से जो लोगों की नाराजगी है, खासतौर से विपक्ष की नाराजगी है, वो कम होगी और वो ये गठबंधन इस स्वरूप में आ जाएगा कि बीजेपी सरकार हट जाएगी और एक नई सरकार जो विपक्ष के नेतृत्व में होगी वो चलेगी। तो उससे हो रहा है, आपने जाहिर सी बात है, आपने उत्तर प्रदेश के लिहाज से पूछा तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और ऐसा राज्य है कि यहाँ से ही कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता जाता है, दिल्ली का रास्ता जाता है। तो ऐसे में आप देखिए ना कि ज्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही हुए हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजराती नेता थे, उनको देश का नेता बनने के लिए उत्तर प्रदेश आना पड़ा। यहाँ बनारस से चुनाव लड़े, जिससे वो प्रधानमंत्री बने। तो पूरे देश की निगाह उत्तर प्रदेश में रहती, इस लिहाज से भी रहती कि 80 सीटें हैं तो उसमें से ज्यादा सीटें फतेह की जाए। अब देखिए, गठबंधन की बात है, ऐसे कागज पे तो बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग एक साथ मिलके खड़े हो गए, लेकिन समस्या ये है कि एक ही दोनों जितने विपक्ष में है सबका वोट बैंक वही सेकुलर वोटों का जो वोट बैंक है, मोटा मोटा वोट बैंक है, उसी की लड़ाई कांग्रेस वर्सेस जो अन्य विपक्षी दल जुड़े हुए हैं। मान लीजिए बंगाल चले जाए तो टीएमसी और कांग्रेस में और कम्युनिस्ट पार्टी में उसी वोटों को लेकर लड़ाई है। इसी तरह पंजाब चले जाइए तो आज की डेट में केजरीवाल और कांग्रेस की लड़ाई है ना। इसी तरह सब राज्यों की स्थिति उत्तर प्रदेश में भी जो है वो एक जो वोट बैंक है वही कांग्रेस का है, उसी तरह का वोट बैंक अखिलेश यादव का है, उसी तरह का वोट बैंक आरएलडी का है। सरल शब्दों में कहें तो एक मुस्लिम वोट बैंक है
जो सबको लगता है अपना, और उससे कॉम्बिनेशन बना के जो कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है किसी किसी खास जाति में उनकी जी। महत्व रहता है, तो उस वोट को जो कि कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, तो विपक्ष का बंटवारा ना हो, इसीलिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य और गठबंधन कर रहे हैं। आरएलडी खासतौर से, ये तीन प्रमुख दल हैं जो साथ लड़ना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि बीएसपी ने क्लियर कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, मायावती का ट्वीट आ चुका है। जी। तो ऐसी स्थिति में वोटों का बंटवारा ना हो, कैसे ना हो, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये है कि इस चुनाव की स्थिति में जबकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़े दल के रूप में है, या कह लीजिए कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीट देगी क्यों? सर, आपने 3 दशक से ज्यादा की पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं अपने पास। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से अपना गठबंधन करते थे, अखिलेश यादव जो गठबंधन कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या देख रहे हैं? देखिए, मुलायम सिंह यादव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक छोटे से गांव से निकल के वो राजनीति में आए और राजनीति में एक बहुत बड़ा मुकाम कायम किया और अपने दल को पूरी तरह से एस्टेब्लिश किया। या ये कह लीजिए कि उन्होंने पृथ्वी से जाने से पहले अपने बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में, वो भी फुल फ्लेश मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को स्थापित किया था, क्योंकि जब चुनाव जीत के समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय ये तय नहीं था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। ये मान के लोग चल रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव को तरजीह दी। और अखिलेश यादव का बहुत बड़ा रोल रहा पार्टी को, वो जो छवि थी कि वो बहुत ही जो ट्रेडिशनल छवि थी कि जातिवादी की पॉलिटिक्स और बाहुबलियों को लेकर चलने की पॉलिटिक्स की जो छवि बनी थी, उसको उस समय अखिलेश यादव ने छोड़ा था। डीपी यादव को पार्टी में से लेने से इनकार किया था, वो बहुत बड़ी देश की खबर बनी थी और उसके बाद ही ये छवि बनी थी कि अखिलेश यादव आए। लेकिन दोनों की पॉलिटिक्स में डिफरेंस है। प्लस दौर भी दूसरा है। वो दौर अयोध्या आंदोलन का दौर था और मुलायम सिंह यादव ने ये स्टैब्लिश किया था कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है। तो सर, मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींचने को लेकर मुलायम सिंह ने वो स्टैंड अपने रखे मजबूती से। हाँ बिल्कुल, उनका एक कॉन्सेप्ट क्लियर था कि अगर हम ये स्टैंड क्लियर रखेंगे कि नहीं, मुझे इस तरह के, जब अयोध्या का मंदिर नहीं है तो जो कोर्ट का फैसला कभी होगा तो होगा, लेकिन इस तरह में वो एकदम नहीं पड़ेंगे और इसी तरह की वो राजनीति करते रहे। उन्होंने उसके बाद प्रयोग भी किया। आप देखिए ना, अयोध्या का जब मंदिर गिरा तो ढांचा गिरा जो बाबरी मस्जिद का, उस ढांचा गिरने के बाद कल्याण सिंह की सरकार गई और ये मान के चल रहे थे कि जिस अयोध्या आंदोलन से इतनी बड़ी पार्टी खड़ी हुई है, अब वो ढांचा भी गिर गया तो और बड़े दल के रूप में बीजेपी आएगी। लेकिन वो अगला जो चुनाव हुआ उसमें मुलायम सिंह यादव और काशीराम यानी बीएसपी से गठबंधन हुआ, सपा बसपा का गठबंधन हुआ और वो सरकार बनी। तो ये प्रयोग करके दिखाया भी कि जो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ज्यादा सीटें लाई जा सकती है, ये मुलायम सिंह ने एक रास्ता दिखाया था। सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग अखिलेश यादव भी कई बार करते रहे हैं। उन्होंने सर, पिता की सोशल इंजीनियरिंग पास हो गई, बेटे की फेल क्यों हुई? क्योंकि आपको राजनीतिक इतना अनुभव भी है। इसके साथ एक व्यक्तिगत मैं जो जानकारी रखता हूं कि आपके मुलायम सिंह जी के साथ संबंध, और तत्कालीन जब उसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, आप कोई शब्द लिख देते थे तो आपसे व्यक्तिगत पूछते थे, तो दोनों में क्या अंतर दिखाई दिया कि पिता की सोशल इंजीनियरिंग चल गई लेकिन बेटे की नहीं चल पाई? देखिए, राजनीति में हमेशा 2+2 4 नहीं होता है, कभी 5 भी होता है, कभी 3 भी हो जाता है। तो ये उसी तरह का है, लेकिन वक्त की बात होती है। अब आप ये कहिए कि जिस दौर में मुलायम सिंह यादव की राजनीति हुआ करती थी, उस समय बीजेपी की तरफ से अटल आडवाणी वाली राजनीति हुआ करती थी। अब राजनीति का स्वरूप बदल गया है। पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, अब सोशल मीडिया बहुत हावी है। तो आपको ना केवल समीकरण ढंग से बैठाने होते हैं, बल्कि उसका जस्टिफिकेशन भी चाहिए होता है। और दूसरी बात, लोगों तक आपकी बात पहुंचने की क्षमता भी होनी चाहिए। और खासतौर से सोशल मीडिया की आपसे पहले जो तरीके होते थे, वहां गांव-गांव कार्यकर्ता जाते थे, अपनी बातें पहुंचाते थे। आज भी वो तरीका इस्तेमाल होता है, लेकिन एक व्हाट्सएप भी बहुत बड़ी ताकत बन गया है, फेसबुक भी एक बड़ा ताकत है, ट्विटर भी मैसेज को फ्लोट करने में, आगे बढ़ाने में भूमिका अदा करता है। तो सोशल मीडिया का भी एक दखल बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो अखिलेश यादव ने प्रयोग किए, आप पिछले चुनाव को मैं इससे जोड़ना चाहूंगा क्योंकि आप लोकसभा आने वाले चुनाव की बात कर रहे हैं।
तो वो गठबंधन सपा और बसपा का जी। हुआ था। आप देखेंगे कि बसपा को 10 सीटें जीरो से मिल गई, पिछले जी, जी। 14 को चुनाव था, उसके बाद 10 सीटें 19 मिल में 10 गई सीटें मिली और लोकसभा की। सपा को वही 5 की 5 सीटें थी। यानी जो बसपा का वोट था वो सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी कि वो वोट बीजेपी को गया। यानी कि जो बसपा का वोटर है, ये अब एक मैसेज आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि अगर बसपा वहां से नहीं लड़ रही है तो वो वोट बीजेपी को जाएगा, इनको जो सेकंड ऑप्शन वो बीजेपी है। तो वहां से फायदा नहीं था। इससे पहले कांग्रेस वाला गठबंधन था तो वो मोदी का चुनाव था, तो मोदी के नाम पे चुनाव हुआ था, तो एक बड़ी शख्सियत का चुनाव था। अब सर वो जो आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं, क्या उसको ये माना जा सकता है कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे हों या फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, उस समय जो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात चलती थी, सदन में बिल फाड़ देना, प्रतियां फाड़ देना, और इधर अखिलेश यादव की सरकार में प्रमोशन में रिजर्वेशन को डेमोलिशन करना, ये कहीं नुकसान हुआ, इसीलिए शायद दलितों ने वोट नहीं दिया होगा समाजवादी पार्टी को, ऐसा कुछ मानते हैं आप? जी देखिए, इस यूपी की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हाँ, जातियों में टिकट में बटे हुए हैं और कभी कभी होता है कि एक जाति आपके पक्ष में खड़ी हो जाती है तो दूसरी विरोध में खड़ी हो जाती है। जी। तो ये बड़ा कैलकुलेशन, हर सीट पे कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है, जो कि बीजेपी बहुत बेहतर ढंग से करती है। वो हर सीट पे कैलकुलेट करती है कि हम इस जाति के टिकट को या इस नेता को या इस क्षेत्र के नेता को लाएंगे तो हमारी ये लोकसभा सीट मजबूत हो सकती है। वो कैलकुलेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सभी दल इसकी ओर ध्यान देंगे। सर महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि जिस तरीके से राजनीतिक परिवेश बदल रहा है, अभी तक जो ओम प्रकाश राजभर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे थे लगातार कि 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया जाता, दलित की बेटी है, एक बार उनको मौका दिया जाना। लेकिन जैसे ही 14 जुलाई आई और 16 जुलाई आई, बदल गए थे। जो कह रहे थे कि अगर भगवान भी आएंगे और मुझसे कहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ तब भी मैं नहीं हूँ, लेकिन 16 तारीख को उन्होंने अपने गठबंधन की घोषणा कर दी, एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर दी। 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो गलवैयां कर रहे थे। तो ऐसी राजनीति में क्या देखते हैं, कोई चाल चरित्र रहा राजनीति का कि केवल सत्ता के इर्द गिर्द ऐसे नेता घूमते रहते हैं? ये आज से नहीं, ये हमेशा से रहा है। राजनीति में कहा जाता है कि जो कुछ नहीं कहा गया है वही सही है और जो कहा जा रहा है वो सच नहीं। नहीं सर, आपके उन शब्दों में सुनना चाहूंगा जो आप लिखते हैं, अमा जाने दो, उस व्यंग में एक बार बताइए। ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे जो कल तक कहते थे कि मैं भाजपा का बाजा बजा दूंगा, मैं भगवान भी कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, और फिर वो एक दिन में ही बदल जाते हैं। जो ये आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में, यहाँ पर दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों का यहाँ पर अपमान हो रहा, अत्याचार हो रहे, और वही 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गलवैयां कर रहे हैं। जरा उन शब्दों में एक बार बता दीजिए। एक बार मैंने चैनल पर सवाल भी पूछा था ओपी राजभर से जी। कि आप उस शम्मा की तरह से हैं जी। कि जिसके चारों ओर तमाम सियासी परवाने घूमते रहते हैं, तो ये आपकी कौन सी काबिलियत है? तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में सब कुछ जायज होता है और उसकी एक खूबी है, उनकी एक खूबी है कि वो अपनी राजनीति को एक अलग ढंग से करते हैं और जो करते हैं वो बोल देते हैं। अगर उससे कहा जाए कि आप पैसा लेते तो कहते हैं हाँ, पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, फंड की जरूरत होती है। तो स्टैंड बदलने में और अपने वोटर्स को कन्विंस करने में वो माहिर है और मुझको लगता है कि वो उसी स्कूल से निकले जिससे मायावती निकली है। वो भी काशीराम से सीख के निकले हैं ओपी राजभर। तो काशीराम भी इसी तरह की पॉलिटिक्स करते थे कि वो जो भी स्टैंड लेते थे, उनका ये कहना था कि मेरा जो स्टैंड है वो मेरे व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है, मैं अपनी कम्युनिटी, अपने लोग, अपने समुदाय के हित में फैसले लेता हूँ। तो ये कन्विंस करने में कामयाब भी रहते हैं ओपी राजभर। इसी वजह से सब जगह उनकी डिमांड बनी रहती है और पिछले चुनाव में जिस तरह का नुकसान पूर्वांचल में बीजेपी को हुआ था, इस वजह से बीजेपी को लगा कि नहीं, ओपी राजभर बहुत ओपी राजभर को ऐसा चतुर चाणक्य नहीं कह सकते यहाँ कि 2000 जब उन्होंने 17 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया तो यहाँ उनको 4 विधायक मिले। उसके बाद आगे आए 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया, 4 से 6 विधायक हो गए। अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी हो सकती है, बेटा जो हार गया है चुनाव उसको विधायक बनाना, स्वयं में मंत्री बनना, एक बेटे को लोकसभा ले जाना, परिवारवाद को बढ़ावा देना, ऐसी भी तो महत्वाकांक्षा है। देखिए, महत्वाकांक्षा कोई भी राजनीति में आया है तो वो यहाँ पे त्याग करने नहीं आया है।
वो किसी पद की लालसा में आया है, वो विधायक बनने की, मंत्री बनने की, सांसद बनने की, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की लालसा लेके बैठा रहता है। जी कोई नेता कहे चाहे ना कहे, सभी इसी लालसा में आते हैं। लेकिन ओपी राजभर का मुझको लगता है कि और नेताओं की अपेक्षा ज्यादा स्ट्रांग कैरेक्टर है। जी आप देखिए ना कि जब ओपी राजभर मंत्री थे, है जी ना, उस मंत्री पद को छोड़ करके, जबकि 3 साढ़े 3 साल की सरकार बची हुई जी थी, छोड़ के उन्होंने पार्टी से नाता, बीजेपी से नाता तोड़ा, एनडीए से नाता तोड़ा और विपक्ष पे खड़े हुए। तो जाहिर सी बात है कि जो संघर्ष किया, तो अपने लोगों को भी कन्विंस कर पाया कि भाई देखिए, मैं तो आप लोग के लिए लड़ रहा हूँ, अब मैं तो मंत्री बना बैठा था, मैंने मंत्री पद भी छोड़ दिया। जी तो कभी कभी जो आप जुआ खेलते हैं या त्याग करते हैं, उसका फायदा होता है। तो मुझे लगता है कि वो फायदा ये स्टेब्लिश करने में कामयाब रहे हैं ओपी राजभर, कि उनके पीछे एक वोट बैंक है और उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। यही वजह है कि एक बहुत सीमित स्थान का एक क्षेत्रीय दल और उसका नया नेता, जो कि नया नया दल है, वो आज नेशनल लीडरशिप में एक खबर बनता है। और अगर वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है तमाम नेताओं के बीच में, तो वो भी जी उस खबर को चैनल तवज्जो देते हैं। तो ये मुझको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर की एक कामयाबी है। बिल्कुल सर, यहाँ जैसे एनडीए का गठबंधन एक तरफ हो रहा, 36 दल हैं, इंडिया का गठबंधन हो रहा है, वहाँ 26 दल हैं, वहीं मायावती कहीं किसी खांचे में फिट नहीं बैठे। कैसे देख रहे हैं आप? आपने इतने चुनाव कवर किए हैं, मायावती की दर-दर पॉलिटिक्स बदलते हुए भी आपने देखा है, उनके निर्णय भी आपने देखे, लेकिन इस बार ना मायावती उस ओर जा रही, ना इस ओर जा रही। क्या संकेत देना चाहती हैं मायावती? देखिए, मायावती की राजनीति वाकई अगर कागज कलम लेके बैठे तो वो समझना मुश्किल हो रहा है कि जी, मायावती किस राजनीति की ओर जा रही है। एक तो मायावती की राजनीति में शुरू में था कि वो शुरू से लेके अब तक है कि वो प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स उन्होंने कभी नहीं की। जी, और जाहिर सी बात है कि दलित वोट बैंक, जो कि हिंदू मान्यताओं को मानने वाला उनका वोट बैंक है, जी, जी। उसकी वजह से रही है। लेकिन अगर पिछला लोकसभा चुनाव देखें, तो हुँ, मायावती को समाजवादी पार्टी से गठबंधन से ठीक ठाक फायदा हुआ था। हुँ। तो वो गठबंधन क्यों आगे नहीं चल पाया, ये मेरे लिए समझना मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से मायावती एक चतुर खिलाड़ी है और माहौल समझने की ताकत रखती है। आप देखिए ना, जब उत्तर प्रदेश में फुल फ्लेज बीएसपी की सरकार बनी थी, तब जिस वोट बैंक को, जिन ब्राह्मणों को गाली दे के बीएसपी पार्टी आगे बढ़ी थी, उसी के साथ अपने संग जोड़ के और कहे कि पंडितों को जोड़ करके उन्होंने एक प्रयोग किया, जबकि उनका वोट बैंक भी छिटक सकता था। जी, लेकिन वो सोशल इंजीनियरिंग से उन्होंने एस्टेब्लिश भी किया कि उनके पास रणनीति है। तो मुझको लगता है कि देखना ये होगा कि मायावती आने वाले समय में किस रणनीति पे काम करती हैं, क्योंकि अभी बहुत इलेक्शन है, अभी इनिशियल होगा, अभी इलेक्शन में काफी टाइम है। तो देखना ये होगा कि आगे क्या माहौल बनता है। अभी तो सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सीट मांग लेगी कि यहाँ से कि हमको 15 सीट दे दीजिए, 20 सीट दे जी, जी, दीजिए, तो अखिलेश यादव देंगे कि नहीं देंगे, बड़ा सवाल होगा जी। कि वो क्यों दे दें सीट, ज्यादा सीट उनको क्यों दे दें। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा कि अभी गठबंधन जो हो रहा है वो भी होगा कि नहीं होगा, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल सर, कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के सांसद शशि थरूर जी के लिए आप तमाम शब्द लिखते हैं और शायद उनको उत्तर प्रदेश में आपकी वजह से ज़्यादा लोग जानते हैं कि जो आप नहीं, अच्छी बहुत में बड़े शब्द नेता लिखते है। हैं। लेकिन वर्तमान में अगर कांग्रेस की स्थिति देखी जाए, हालांकि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं, ब्रजलाल खाबरी जो बसपा से आए थे उनको प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ दलित चेहरे की वजह से बनाया है और ये था कि दलित वोट बैंक इधर आएगा। पंचायत के चुनाव में यानी सॉरी अभी निकाय के चुनाव में जो हुआ वो रिजल्ट माफिक नहीं था। लगातार यहाँ प्रभारी बदले जाने की बात करें, देखते हैं कि कांग्रेस की जो पूर्व में यहाँ पर प्रभारी रही हैं प्रियंका गांधी, उनका फेल्योर साबित हुआ है कि यहाँ पर केवल 2 विधायक उनके जीत कर आए 2022 में। निकाय चुनाव में यहाँ कोई अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है। तो ऐसे किस प्रभारी के रूप में यहाँ पर कांग्रेस को मजबूती मिल सकती है आपके नजरिए से? क्योंकि आपका राजनीतिक अनुभव है, आपने बहुत से नेताओं को इसी प्राइमरी से ऊपर जाते हुए देखा, हायर लेवल तक। देखिए, एक प्रयोग कांग्रेस ने किया था, वो ये किया था कि जो दलित, जो उनका एक जमाने में वोट बैंक हुआ करता था, उनको लगा कि बीएसपी कमजोर होती जा रही है और ऐसे में अगर दलितों को अपने पक्ष में लाया जा सकेगा तो उत्तर प्रदेश में फिर से पार्टी खड़ी होगी। लेकिन वैसा होता दिखा नहीं। प्लस जिन लोग को लाए वो दूसरों दलों से आए हुए लोग हैं। और चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे खाबरी हो, चाहे नकुल नकुल दुबे दुबे हो, हों। तो अब वो बीएसपी से शिफ्ट किए हुए नेता हैं और उनका व्यक्तिगत अभी तो जनता या सीपी राय को भी तो ले आए हैं। लोकप्रियता भी नहीं उस तरह की। तो अब कांग्रेस में जिस दिन से इन लोग को अधिकार दिए गए थे, पावर दी गई थी, तब से ही विरोध हो रहा था कि भाई जो पार्टी का पुराना कैडर है, जो पुराना कार्यकर्ता है, जिसने
बिना किसी फायदे नुकसान के कांग्रेस संग रहा, उसको नहीं पूछा जा रहा है। तो अब ये कांग्रेस पे बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा है और मुझको लगता है कि भविष्य में कुछ चेंजेस भी दिख सकते हैं वहां पे। जी सर, एक सवाल और है चलते चलते। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव की तैयारी करती है और उनके साथ अभी 3 दल हैं, जिसमें अपना दल ऐसे है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, निषाद पार्टी है। तो वहीं जो महान दल, हालांकि उनका कोई राजनीतिक स्थिति इतनी कभी मजबूत नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस में तो कभी समाजवादी पार्टी में या अन्य में रहे। महान दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, वो बहुजन समाज पार्टी को बिना शर्त अभी समर्थन दिए बैठे। जानकारी हो रही है कि वो एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुलावा भी आया था, दिल्ली में उनकी मुलाकात भी संभव हुई या नहीं हुई, अब इसका खुलासा नहीं हो रहा है। क्या लगता है कि महान दल के पास जो वोट बैंक है, उसमें खासकर कुशवाहा समाज, सैनी समाज, वो उससे कुछ फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, उत्तर प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी सच्चाई है और इसको बीजेपी ने पिछले कई चुनाव में ये एहसास करके रखा था और इसी वजह से जो छोटे दल है, जो खुद भी जीतने की स्थिति में नहीं, उनके अध्यक्ष भी जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके साथ गठबंधन करते हैं क्योंकि जिन नहीं सर, यही 2012 में भी यही किया था, जब इनको लाए थे कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी में। बाबू सिंह कुशवाहा को उन्होंने शामिल किया, उनकी पत्नी को टिकट दिया, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं मिला, कुशवाहा समाज का वोट नहीं मिला और वो भारतीय जनता पार्टी से कुछ और टूटकर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के पास भी रहा। हाँ, तो अब ये क्या इनका फार्मूला सेट हो सकता है केशव देव मौर्य को लाने पर? बिल्कुल, हमने कहा ना कि बीजेपी जितने भी लोग हैं, ये मान के बीजेपी चलती कि छोटा छोटा नेता, उसके कुछ एक फॉलोअर होंगे, एक वोट बैंक होगा और वो कई सीटों पे हमको प्रभावित कर सकता है। तो इस रणनीति पे बीजेपी काम करती है। तो जो भी छोटे छोटे दल है, जिसका भी किसी भी टिकट में प्रभाव है, तो बीजेपी उसको अपने संग रखने की कोशिश जरूर करेगी। सर, बीजेपी की बात करें, बीजेपी जहां लगातार अभी जो माफिया रहे, अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, अंसारी का बेटा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में विधायक है। अब तमाम तरीके के सोशल मीडिया पर बयानबाजी चल रही है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, पाक हो जाएगा, जेल से रिहा हो जाएगा। किस तरीके का आप ये देखते हैं नजारा कि उत्तर प्रदेश में जहां एक और पिता के ऊपर तंज कसे जा रहे हों और बेटा उसी के गठबंधन में शामिल हो? देखिए, इसमें एक बात तो क्लियर मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो बीजेपी का स्टैंड है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। उसका जब जिस तरह से लाइसेंस कैंसिल हुए इस गठबंधन होने के बाद, अब वो संदेश साफ साफ दे दिया गया कि भाई हमारा गठबंधन जो है वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से है, उनके संग कोई भी कैंडिडेट जीता होगा उससे हमारा सीधे सीधे कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझको लगता है कि एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि भाई जब पूरा दल एनडीए में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो उसका विधायक है वो भी इस पे जाएगा। लेकिन वो मुझे बहुत प्रभावित दिख नहीं रहा है। कुछ देर के लिए राजनीतिक चर्चा के लिए या मीम्स बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका मुझे कोई खास नुकसान होता बीजेपी को नहीं दिख रहा। हाँ, राजभर के आने से पूर्वांचल की बहुत सारी सीटें हैं, वहां पे बीजेपी को फायदा होगा। सर, एक और सवाल महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश में जहां एनडीए तमाम दलों को शामिल करती चली जा रही है और इसके साथ इंडिया, दोनों तमाम दलों को इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो क्या दल का दलदल नहीं हो जाएगा? दल का दलदल तो बहुत लंबे समय से जब से देश पे नहीं, अखिलेश यादव अभी देख चुके 2022 में कि तमाम पार्टियों से आए हुए नेताओं को टिकट दे दिया, जो उनका कैडर का वोट बैंक था या जो उनके कार्यकर्ता लगातार जमीन पर मेहनत कर रहे थे, 5-5 साल से विधानसभा में जो लाठियां खा रहे थे, जेल जा रहे थे, वो नाराज होकर शिफ्ट हो गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो इस बार ऐसा नहीं रहेगा कि दल में दलदल फिर इधर उधर भागेंगे और उसका मायावती तो अकेले फायदा नहीं उठाएंगे, अकेले खड़ी हैं। ये राजनीति में हमेशा होता रहता है और आप जो करें मायावती फायदा उठाएंगे, निश्चित रूप से मायावती की कोशिश होगी कि नाराज कार्यकर्ता कहाँ भागेंगे फिर, इसका फायदा उठाया जाए। और मायावती की टैक्टिस भी रही है कि वो कहीं से भी बाहर से आए कैंडिडेट को अपना वोट बैंक देती है और उसकी जो क्षेत्र में लोकप्रियता होती है उसकी वो कॉम्बिनेशन करके चुनाव जीतने की कोशिश करती है। तो मुझे लगता है कि मायावती भी इसी फिराक में होंगी कि इस तरह के लड़ाई झगड़े, जिसको आपने दल का दलदल कहा है, तो वो दल का दलदल हो और उसमें वो अपना फायदा उठाए। लेकिन बीजेपी भी इस दल के दलदल से कमोल खिलाने की कोशिश करेगी। बाबा के बुलडोजर पे क्या कहेंगे, 2024 में उसका फायदा मिलेगा? पापा का बुलडोजर बुलडोजर के दो मायने लगा लेते सर। एक तो माफियाओं पे, दूसरा प्रशासन पे, कि चाहे अधिकारियों ने गलत किया हो तो उनके भी घर ध्वस्त किए गए हैं, उन्हें भी निलंबित किया गया है, उन्हें भी जेल भेजा गया है। माफिया हो तो उनका भी हुआ है। कोई भी दल आता है वो इस तरह की कोशिश करता है। निश्चित रूप से जिस तरह से मुख्तार अंसारी और अतीक के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तमाम सरकारें आएंगी, इसमें बीजेपी की पहले की सरकारें भी थी, लेकिन किसी ने भी इतनी सख्त कार्रवाई
इन माफियाओं के खिलाफ नहीं की थी, जितनी सख्त कार्रवाई योगी आदित्यनाथ ने की है। तो जाहिर सी बात है, एक इमेज तो योगी आदित्यनाथ की बनी है सख्त सख्त प्रशासक वाली, उसका पार्टी को मुझको लगता है कि फायदा मिलेगा इस लोकसभा के चुनाव में। बिल्कुल। दर्शकों, जहां हम अभी सर को सुन रहे थे कि वो एक राजनीतिक विषय पर बात करें, इसके साथ ही दूसरा जो उनका एक स्वरूप है वो ये है कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अब उनसे ये भी जान लेते हैं कि सर, आप किस तरीके से जो युवा हैं वो भटक रहे अपने रास्तों से, चाहे पढ़ाई के विषय से हो, रोजगार के विषय से हो, चाल चरित्र के विषय से हो, उनको किस प्रकार से आप इस राह में लाना चाहते हैं कि एक हमारा सभ्य समाज बने, सुसंस्कृत समाज बने? देखिए, सब लोग एक ही तरह के होते हैं। सबके पास, किसी के पास शारीरिक ताकत ज्यादा होती है, किसी के पास मानसिक ताकत ज्यादा होती है, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में सबकी होती है। समस्या ये हुई कि एक ये हम लोग अचानक बहुत बड़े बदले दौर के परिदृश्य में है। जब से सोशल मीडिया है, आदमी की जिंदगी में आमूल परिवर्तन आया है। तो होता ये ना कि अगर एक बच्चे ने फोटो डाल दी कि वो मैं स्विट्जरलैंड घूमने गया हूँ अपनी मम्मी पापा के संग, तो सभी बच्चे नहीं जा पाते हैं। लेकिन अब उनको ये लगने लगा कि नहीं, वो समाज पैदा हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बहुत पिछड़े हुए हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मनोवैज्ञानिक रूप से जो उनके अंदर की क्षमताएं हैं, जो उनके अंदर की योग्यताएं हैं, उसको आगे लाने की कोशिश की जाए। अगर कोई एथलीट बन सकता है, उसकी क्षमता है, तो एथलीट बनेगा। वो सिंगर नहीं बन सकता, जो सिंगर बन सकता है वो एक्टर नहीं बन सकता, है ना। हर कोई क्वालिटी किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। कोई अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई अच्छा वक्ता नहीं होगा, लेकिन वो बहुत अच्छा लेखक हो सकता है। तो मैं लगातार ये कोशिश करता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, इवन जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं उनके बीच में भी जाता हूँ, तो उनको बताता हूँ अब आप क्या करें। अब आप अगर हार जाएंगे तो आगे नहीं निकल सकते हैं। तो आप जो मोदी जी कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, जो आपदा का समय आया आपके पास, तो उस अवसर में कौन सी जगह ढूंढ सकते हैं, कौन सी चीज हासिल कर सकते हैं। और ये मेरा मुझको खुद भी नहीं, जैसे मुझको अपनी ताकत का नहीं पता था कि मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ, उनको उत्साहित कर सकता हूँ। लेकिन जब मुझको कोरोना हुआ, तो एकदम शुरुआती दौर में कोरोना हुआ, और उस समय तो पता भी नहीं था कि कोरोना होता क्या। खाली चीन के विजुअल थे जिसमें वो उठा उठा के बंद कर दे रहे थे। तो वहां मैं गया, पहले दिन से मैंने अखबारों के लिए स्टोरी लिखना शुरू किया। अगले दिन से मेरा ग्राउंड जीरो से मैं लाइव करने लगा। तो जब काम करने लगा तो मैं उसमें व्यस्त हो गया, और मुझे जो कोरोना का जो दहशत होती है वो नहीं हुई। और जब मैं ठीक हो गया, तो क्योंकि मैं शुरुआती पेशेंट था, उसके बाद कोरोना बढ़ना शुरू हुआ, तो यूनिसेफ का जो काउंसलर के तौर पर यूनिसेफ ने हमको जोड़ा। फिर जब मैंने लोगों से बातचीत करने शुरू किया, कोरोना कोई इलाज तो था नहीं, लेकिन लोगों को मानसिक रूप से मजबूत कर देना बहुत बड़ी ताकत होती है, और वो बीमारी को ठीक करने में भी कारगर होती है। तो वो जब मैंने वहां करना शुरू किया, तो मुझको लगा कि नहीं, मेरी बात तो कन्विंसिंग होती है लोगों को बात करके, कम्युनिकेट करके। और मुझको लगा कि पत्रकार का काम होता है कि कुछ अच्छे काम किए जाएं। और मुझको लगा कि अगर मैं लोगों के अंदर उनके अंदर जोश पैदा कर सकूं, उनके अंदर खुशी पैदा कर सकूं, उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकाल पाऊं, तो इसलिए मैं काम करता हूं। और ये मैं एक शौक के तौर पर करता हूं। हालांकि मुझको अब बहुत जगह बुलाया जाने लगा है। सर, एक चीज और है कि बहुत से स्टूडेंट जो प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं या नंबर कम आते हैं, उनका गवर्नमेंट जॉब में या अन्य जगह सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? उनको किस तरीके से ऐसे कदम ना करने से रोकने के लिए क्या कहेंगे? दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको इस तरह का ख्याल ना आ जाता हो कि अब मैं क्या करूं, मेरा जीना बेकार हो गया है। उसके आगे बढ़ के कुछ तो सोचते हैं कि मुझे अब तो मर जाना है, कोई रास्ता बचा हुआ है। लेकिन आप सोचिए ना कि कई बार ऐसा हुआ है कि किसी की हुआ कि मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, बाई चांस किसी दूसरे साथी को पता चल गया, या वो डिले हो गया किसी वजह से, फिर उसके बाद लगता है कि नहीं, ये तो कोई रास्ता ही नहीं। देखिए, ये तो बुजदिली का रास्ता है कि आप अपने को खत्म कर ले। मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि आपको कोई भी समस्या है, आप खुल के लोगों से बात कीजिए। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आपको कोई परेशानी हो तो पब्लिक फोरम पे रख सकते हैं, उनको वहां पे बात कर सकते हैं। और आप जब बात करेंगे तब रास्ते जरूर निकलेंगे। कोई भी जिंदगी में ऐसा नहीं कि केवल अंधेरी गली हो, उजाले के रास्ते भी बहुत सारे। सर, सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया भी तमाम तरीके के ट्रेंड चलते हैं, चाहे पबजी जैसे गेम हो या अन्य भी ऐसे गेम आए हैं जिनसे बच्चों के माइंड डाइवर्ट हुए हैं, क्राइम की ओर लोग चले जाते हैं।
उनको कैसे मोटिवेट करके ला सकते हैं? अभी आप देख रहे हैं कि बेटा अपनी माँ को मार रहा है, अपने पिता को मार रहा है। लखनऊ की हाल की 4 दिन पहले की घटना है। एक ऐसे बेटे ने पहले अपनी माँ को मारा, घर में सिलेंडर फोड़ दिया आग लगा के और इसके बाद अपनी बहन को लहू-लुहान कर दिया। ऐसे लोगों के लिए क्या मंत्र होना चाहिए कि देखिए जो ये इस तरीके की मानसिकता में जी रहे हैं? ये आज से नहीं, ये सैकड़ों साल, हजारों साल से है। दुनिया में बहुत सारे लोग जो गलती की ओर प्रेरित होते हैं, बुरे जी। रास्तों की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से है कि इसकी गति तेज हो गई है। तो यही मैं कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि भाई जो सही राह है उसको पकड़िए। सोशल मीडिया में क्या-क्या गलत होता है उन रास्तों से बचिए और किसी भी गलत चीज़ से आप कभी प्रेरित ना होइए। ये आप कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है सही राह पकड़ लेंगे। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं सर, आप भी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित हैं, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर हों। एक चीज़ और देखी जा रही, सोशल मीडिया पे लोग पैसे कमाने को लेकर व्यूज़ कमेंट या फिर लाइक बढ़ाने को लेके कुछ ऐसी कुसंस्कृति भी रचते हैं। अभी हाल में एक टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है जो पढ़ा रही हैं, लेकिन वो जिन कपड़ों में हैं, शायद उनको कोई सभ्य सभ्यता के लोग उन्हें पसंद ना करते हों। क्या कहेंगे? लड़कियाँ हैं, ये लड़के हैं, गाड़ी चलाते हैं रोड पर, एक-दूसरे किसिंग सीन करते हैं या फिर ऐसे जहाँ सांस्कृतिक पार्क हैं या हमारे मंदिर हैं, वहाँ डांस के वीडियो वायरल होना और ऐसे असभ्य कपड़ों में जो शायद हमें अपने बेटी या बेटे के लिए पसंद ना हो। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए, विकृत मानसिकता के लोग जो हैं? देखिए, आकर्षित करने की कोशिश कोई भी समाज का व्यक्ति होता है वो करता है, लेकिन उसके गलत तरीके हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उसको हमेशा कंडेम किया गया है। जैसे कि फ़िल्मों में जहाँ बहुत फूहड़ता होती है, अश्लीलता होती है, उसका विरोध होता है तो ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनका विरोध भी होता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जो भी कुछ विवादित चीज़ होती है उस पे हमारी नज़र बहुत तेज़ी से जाती है। उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश होती है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप प्रोफ़ेशनल यूट्यूबर नहीं है या जी। प्रोफ़ेशनल रील मेकर नहीं है, तो आपको इस फॉलोवर की जो दौड़ होती है ना, फुहड़ता इस परोसने का जो उनका काम होता है। आपको फॉलोवर के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जी। आप अपने क्रिएटिविटी को लाइए। आपको एक मंच दिया गया है, तो वहाँ पे आप जो अच्छा चीज़ कर सकते हैं, अच्छा गाना गा सकते हो तो गाना गाइए, अच्छा आप प्रवचन दे सकते हो तो प्रवचन दीजिए, अच्छे थॉट लिख सकते हैं जी, जी। तो थॉट लिखिए। आपके अंदर की जो अच्छाई, जो काबिलियत है, जो कि समाज नहीं जानता है, आपके पेशे के अलावा, उसको आगे बढ़ाएँ, तो आपकी एक मजबूत कोशिश होगी, वो आगे बढ़ेगी। कोई भी सतही काम करके आप 1-2 बार हिट हो जाएँगे, लेकिन उसके बाद चल नहीं पाएँगे। बिल्कुल सर, एक अंतिम सवाल आपसे। आप पत्रकार हैं, काफ़ी अनुभव है। पत्रकारिता को किस नज़रिए से देखते हैं आज के समय में? क्योंकि आजकल पहले होता था कि पढ़े-लिखे लोग जिनको शब्दों का ज्ञान होता था, बोलने का तरीका होता था और उनके ड्रेसिंग सेंस होते, तमाम जो एथिक्स थी। लेकिन आजकल पत्रकारिता का भी दौर बदल रहा है। तमाम शब्दों में पत्रकारिता को पेश किया जाता है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पत्रकारिता एक सिंपल तरीके से कहें तो आप जो समाज में गतिविधियाँ हो रही हैं, वो गतिविधियाँ एक सकारात्मक ढंग से सामने वाले दर्शक के पास पहुँचे, उसको समझ में भी आए। जैसे कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कोई ऐसी भाषा में व्यक्त कर दें जो सामने वाले को आती नहीं है, मसलन कि किसी इलाके के लोगों को तमिल भाषा आती है, आप उसमें हिंदी में समाचार दे देंगे, तो उसको जी। समझ में नहीं आएगी। जहाँ जहाँ कहीं हिंदी आती है, वहाँ आप अंग्रेज़ी में समाचार देंगे, वो समझ में नहीं आएगी और जिस इलाके में अंग्रेज़ी समझी जाती है, वहाँ आप हिंदी में बोल देंगे, तो उनको समझ में नहीं आएगी। तो आपकी भाषा कम्युनिकेटिव होनी चाहिए, आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए और आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि कौन-सी खबर है और किसको हमको प्रायोरिटी पे रखना है। एक समस्या आज के दौर में ये हो गई है जब से कि टीवी का दौर आया जी। या अब जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का दौर आ गया, तो वो आश्रित हो गया टीआरपी पे या हिट्स पे या फॉलोअर्स पे। जी। तो वो एक प्रेशर ज़रूर है, लेकिन मुझको लगता है कि जो प्रोफ़ेशनल पत्रकार हैं, उनको खबर पे ही टिके रहना चाहिए। दरबारी पत्रकारिता पे क्या कहेंगे सर? वो ऐसा विषय है, इस पे एक लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन वो पत्रकार ही नहीं, पत्रकार का काम तो जी, जी। खबरों जिसकी जो खबरों का दरबारी है जी। ना? वो पत्रकार, वो किसी बड़े आदमी का दरबारी पत्रकार नहीं हो सकता, वो तो दरबारी ही जो कहलाएगा। खबरों के दरबारी से जो नेताओं के दरबारी हैं, अधिकारियों के दरबारी हैं, वो कौन से तो है पत्रकार ही हैं? नहीं, वो तो मैनेजर्स हैं, मीडियोकर्स हैं। ज़ाहिर-सी बात है हर प्रोफ़ेशन में बुराइयाँ आती हैं और वो छँटती भी हैं। और मुझको लगता है कि आने वाले 3-4 साल के बाद ये दौर बदलेगा और पत्रकारिता का स्वरूप भी बदलेगा क्योंकि जो डिजिटल तरीके आए हैं, उसमें काफ़ी कुछ बदलाव होने जा रहा है। चैट जीपीटी जैसे ऐप आ रहे हैं जो गूगल को रिप्लेस करते दिख रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है अभी बहुत बड़ा बदलाव होना है और
समाज हमेशा सकारात्मक चीजों की तरफ बढ़ता है, ऐसा मेरा मानना है। और भविष्य भी सही चीजें आएंगी, मुझको ऐसा लगता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और मोटिवेशनल स्पीकर नवलकांत सिन्हा जी, जिन्होंने राजनीतिक मुद्दों के साथ मोटिवेशनल बातें भी बताई और इस दौर में बदलती हुई, भटकती हुई पत्रकारिता के विषय पे भी उन्होंने प्रकाश डाला। तो वहीं उन्होंने कहा कि राजनीतिक परिदृश्य में आज भी भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, उनका अपना विजन है जिसको जनता पसंद कर रही है। तो वहीं बतौर उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर कहा कि लोगों को सभ्यता में रहना चाहिए और फुहड़ता से बाहर आकर जो उनका हुनर है, उस पर उन्हें काम करना चाहिए। जिस हुनर में वो माहिर हैं, उसे सिद्ध करके दिखाना चाहिए। तो वहीं पत्रकारिता में उन्होंने कहा कि जो अधिकारियों और नेताओं के दरबारी लोग हैं, वह पत्रकार नहीं हो सकते हैं। तमाम विषयों पर आज उन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी और हमारे साथ उन्होंने समय दिया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।